intake. So the average translational kinetic energy depends only on, क्या है यहाँ पे, तो पढ़ो जरा क्या लिखा है हमने यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 के बी इंटू टी, या काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 आर बाई एन ए इंटू टी हमने लिखा था। तो ये किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सो द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा, ठीक। एंड सो दैट इज द रूल जो हमें ध्यान रखना है। एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन सी, ये हमारा बेसिक रूल हो गया, ये हमें याद रखना है बढ़िया तरीके से, ठीक। बस इसी से आगे की आप हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। एंड देयरफॉर हमने ओवरऑल इफेक्टिवली ये देखा है कि सीधा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये बच्चों देखो इसमें कि यहाँ पर ये 3/2 के बी इंटू टी है। तो ये 3/2 इंटू के बी इंटू टी क्यों आता है, दैट विल एक्सप्लोर, थोड़ी देर हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे, राइट। विल अंडरस्टैंड दिस व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। इसमें अभी भी हम लोगों ने एक टर्म का हमने यूज जो हमने किया था, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो लिखा था हमने यहाँ पर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, ये हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट, यानी टाइप्स ऑफ स्पीड यूज्ड इन kinetic theory of gases. So here the heading would be, क्या लिखना है यहाँ पर, types of speed used. So types of speed used in kinetic theory of gases. इसमें कौन कौन से टाइप ऑफ स्पीड हम बात करते हैं उसी के बारे में ये चर्चा है। एंड सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस। एंड सो नंबर वन हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे पहला तो हमने यही लिखा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें लिखा है, ठीक। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसे होता है, यानी सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर ए, क्या लिखना है यहाँ पर, ए, दैट इज कॉल्ड A, then this is R, and here it is M. क्या लिख लिया हमने यहाँ पर, A, then R, then M. So we have A, R, M, right? टॉप में क्या है A, then here it is R, here it is M. So what we read it, कैसे पढ़ेंगे इसको, arm, right? And this A is basically what, यहाँ से हम लोग इसमें लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस ए को हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दिस ए इज नथिंग बट, दिस इज योर एवरेज स्पीड। क्या है ये, एवरेज स्पीड है ये। दिस इज रिटन एज, और दिस इज टू बी स्टेटेड एज, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। दिस इज एवरेज स्पीड है ये। दिस वन इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा देखो इसमें हम लोग यूज जो करेंगे, या तो सी यूज कर सकते हैं या यू यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज, लाइक सी ए वी लिख लिया एवरेज स्पीड को, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यू ए वी लिख लिया। तो दोनों ही, सी हमारे पास रूट मीन स्क्वायर है तो सी आर एम एस और यू आर एम एस, और एम हमारे पास है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी एम पी, और दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और सी एम पी। इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो मैं इसको सी एम पी यानी सी एवरेज और यू एवरेज दोनों ही नोटेशन चलता है। सिमिलरली यहाँ पर सी आर एम एस और यू आर एम एस एक ही बात है, दोनों ही हम लोग लिख सकते हैं, दोनों ही हम लोग यूज करते हैं, सी एम पी और यू एम पी, राइट।
So looking at this, these words are very simple and इसका अपना जो हमने यहाँ पे लिख रखा है बिल्कुल वही चीजें हैं और exactly इन सब का मीनिंग वही लिखना ही है. ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग हियर, एक चीज मैं इसको यहाँ पे सब में एक खूबी की बात है, दे आर ऑल इक्वल टू, बिल्कुल एक पर्टिकुलर टर्म है और उसी पैटर्न को हमें ध्यान देना है बच्चों. नंबर वन, सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान देना होगा यहाँ पर कि दिस इज ऑल इक्वल टू, ये वाला सब के सब तीनों जो है हमारे पास, ये ऐसे लिख लिया एंड हियर इज द रूट, रूट में है हमारे पास ये वाला. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, रूट so here we can write in this case again we have this, we have this. तो ये कॉमन है हमारे पास सबसे पहले. नाउ अब इस रूट के अंदर क्या सब है, तो सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना यहाँ पर सब में, इन तीनों में ही, पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला बताऊं मैं यहाँ पर, तो आर टी अपॉन एम सब में कॉमन है. तो यहाँ पे क्या लिखना है, आर टी बाई एम, आर टी बाई एम और ये आर टी बाई एम. ठीक. So this is common to all. Under root RT by M is common to all the three speeds. तीनों स्पीड में under root RT by M कॉमन है. अब इसके बाद फिर डिस्टिंक्शन हमारे पास क्या हुआ, तो ये आई आर एम जो हमने लिखा है ये हमें कैसे ध्यान रखना है. सो दिस कैन बी रिलेटेड एज, सबसे जो छोटा नंबर है वो सबसे नीचे है एंड द नंबर इज दिस वन, हियर इट इज 2RT बाय M हमें लिखना है. क्या लिखना है, दिस इज 2RT अपॉन M. ये 2RT बाई एम है. यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3RT बाई एम है और ये 8RT बाई एम है. सो 8, 3 एंड 2, राइट. और जिसमें 8 है वहां पर क्या लगा हुआ है, एक पाई लगा हुआ है. एंड सो हियर इट इज पाई, वो वाला टर्म कहाँ पे होगा, दिस इज डाउन साइड, यानी यहाँ पर ये पाई लिखते हैं. ठीक. एंड सो ओवरऑल कैसे में याद रखना है, ऐसे याद रखना है कि एवरेज स्पीड is basically what, this is a under root 8 by pi RT by M under root 8 by pi RT by M. Root mean square speed is under root 3 RT by M and this is equal to what, under root 2 RT by M. हमने इसको ऐसे लिख लिया. ठीक. अब जहां पर 8 है वो पाई है, तो इसको कैसे याद कैसे रखना है, देखो हमारे पास ये क्या है, ARM है. ARM दैट इज आर्म, और आर्म में सबसे ऊपर में सबसे बड़ा नंबर 8, then it is 3, then it is 2, 832, राइट. जो जनकपुरी के इन एंड अराउंड कभी गए हुए हो या देखा हो, या कभी डीटीसी बस में या भी कभी बस में देखा हो आप लोगों ने, तो देखा हो एक बस चलती है 832. सो दिस इज अगेन बहुत ही डिफिकल्ट होता था हमें याद रखने के लिए. सो व्हाई आई वाज स्टडीइंग, तो उस टाइम में मैंने कैसे याद रखा था, तो वो जो बस थी, दैट बस इज गोइंग फ्रॉम जनकपुरी डी ब्लॉक. जनकपुरी यहाँ पर है, यू कैन से वेस्ट साउथ वेस्ट दिल्ली है, तो जनकपुरी है, जनकपुरी में से डी ब्लॉक से एक बस चलती है सहादरा के लिए. तो कभी कभी बाई चांस यदि बस मिस हो जाती थी, तो यूनिवर्सिटी जब जाते थे तो उस टाइम में, देन what we do is then we used to take that 832 bus because वही यूनिवर्सिटी की तरफ जाती थी वो. so the number was क्या था, 832. तो we 8 then 8 3 then 2. और दूसरी बात ARM है, तो ARM है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 8 then 3 then 2 है. सो 8 और जिसमें 8 है उसमें पाई लगा हुआ है नीचे. सो 8 बाई पाई RT बाई M ये हो गया, 3RT बाई M ये हो गया, 2RT बाई M ये हो गया. अब इन सब का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये होता है, जैसे हमने यहाँ पे ये कहा कि भाई ये सी एवरेज और यू एवरेज लिखा हमने, सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली व्हेन आई से एवरेज स्पीड. सो हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, यदि मान लो एक रूम है, एक रूम में 10 लोग हैं यहाँ पर, ठीक. अब मुझे उस रूम में 10 बच्चे हैं, अब मुझे उस रूम में जितने भी बच्चे हैं सबका एवरेज स्पीड मुझे कैलकुलेट करना है. सो हाउ विल यू कैलकुलेट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वे, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप एवरेज स्पीड को. सबकी स्पीड का Total समीकरण distance covered by total time taken. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. Total time taken, sir. हाँ टोटल टाइम, ये कैसे पता चलेगा, वही तो मैंने पूछा आपसे.
10 बच्चे हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं? क्या क्या तरीका हो सकता है? तो फिर एवरेज कहाँ से आ जाएगा? हम्म यदि मैं ये कहूँ कि मतलब उसमें 10 बच्चे में से 3 बच्चों का C1 है, 4 बच्चों का, चार नहीं, 2 बच्चों का C2 है और 5 बच्चों का C3 है, तब फिर कैसे करेंगे? इफ आई से देर इज अ रूम, एक रूम है, इस रूम में हमारे पास डिफरेंट बच्चे हैं यहाँ पर, और इन बच्चों की स्पीड, मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसे है, ये हमने बना दिया, ऐसे रूम है और इस रूम के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं या बच्चे मूव कर रहे हैं, एंड आई एम सेइंग हियर इन टोटल देर आर 10 किड्स, और उन 10 बच्चों में से मैंने कहा कि 5 बच्चों का जो स्पीड है वो C1 है, या C3 ले लेते हैं आप इसमें, 1, देन 2, 3, 4, 5, ये 5 बच्चों का C1 है। उसके बाद 3 बच्चों का C2 है और 2 बच्चों का C3 है। सो हाउ विल यू कैलकुलेट देयर एवरेज स्पीड? जल्दी बोलो बच्चों, इतना टाइम मत लगाओ, ये सिंपल मैथ है, सिंपल एवरेज है, ये क्लास सर 5th 6th में हम लोग मतलब पढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू एवरेजिंग। यानी हमने यहाँ पर यदि ये कहा है कि 5 मॉलिक्यूल्स या 5 बच्चों का स्पीड C1 था, 3 बच्चों का C2 था और 2 बच्चों का C3 था, सो व्हाट वी कैन राइट इज, दिस इज सिंपली रिटन एज, दिस इज 2C3 इनटू, हमने यहाँ पे ये लिखा है कि 5C1 प्लस 3C2 प्लस 2C3। यानी कहने का क्या मतलब हो गया, जितने बच्चे का नंबर है इनटू उनकी स्पीड, फिर दूसरा स्पीड इनटू इट्स नंबर, फिर तीसरा स्पीड इनटू इट्स नंबर, एंड सो इफेक्टिवली वी कैन राइट हियर। तो मॉलिक्यूल को यदि मैं इन बच्चों के, जैसे मैंने कहा 5 है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि N1 इनटू C1 स्क्वायर हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट हियर, दिस इज N1, एवरेज स्पीड हमने लिखा है यहाँ पर, सो N1 C1 प्लस N2 C2 प्लस NNCN अपॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 के बदले यहाँ पर नीचे में क्या आएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 प्लस N2 प्लस NN, ये हो गया। कैन यू डू इट लाइक दैट, हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट वन, दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर, जो दूसरा वाला पार्ट है हमारे पास, वो उसमें क्या कहा गया है यहाँ पर, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो व्हेन आई से रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ो इसको, इसमें क्या करो, बहुत ही आसान सा है, हर एक के बीच में ऑफ लगा दो। व्हाट यू डू इज जस्ट ऐड ऑफ बिटवीन ऑल ऑफ दीज, यानी रूट के बीच में, रूट और मीन के बीच में, फिर मीन और स्क्वायर के बीच में, फिर स्क्वायर और स्पीड के बीच में, तो क्या सा बन जाएगा, एंड देन टेल मी व्हाट इज टू बी डन। क्या करना है फिर यहाँ पर, मेरी समझ में नहीं आया। इसमें ऑफ लगा दो बीच में और पढ़ो, और उसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। सर सो व्हाट इज टू बी डन इन दिस, पहले स्पीड लेंगे स्पीड लेंगे, C हाँ ठीक है, C1 और C1 C2 जो भी है हमारे पास, मान लो ये N1 है तो इंटू C1 करेंगे, सो N1 इंटू C1 हो गया, ठीक। और then we'll square it किसका स्क्वायर, N1 का या C1 का या दोनों का, C1 का N1 स्क्वायर, C1 का होल स्क्वायर नहीं 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 नहीं, N1 इंटू C1 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्पीड लेना है यहाँ पर, हाँ ठीक, प्लस उसके बाद फिर ऐसे ही N2 C2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे। फिर इसके बाद हमने क्या कहा, स्क्वायर ऑफ स्पीड हो गया ये वाला, देन व्हाट इज टू बी डन, मीन, यानी इस सब का मीन का मतलब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीन, मीन मीन्स एवरेज, सो जस्ट टेक द एवरेज अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस NN, N1 प्लस N2 प्लस दिस, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, उसका रूट लेना है,
यानी स्क्वायर रूट लेना है हमें, एंड देयरफॉर यदि मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया सो इट वुड बी अपीयरिंग इन दिस वे, तो ये वाला ऐसे बन जाएगा। ये हो गया। सो वी कैन से दिस इज रूट ऑफ मीन ऑफ, हमने क्या कहा था यहाँ पर कि बीच में आप इसमें स्क्वायर लगा ऑफ लगा दो, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? सो विल रीड इट एज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। पीपल ऑफ इंडिया मीन्स व्हाट? पीपल ऑफ इंडिया मतलब इंडिया भारत के लोग, जो पीछे यहाँ पे जो नंबर है उसका। तो हमने लिखा स्क्वायर ऑफ स्पीड मीन्स व्हाट रिया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड? स्पीड का स्क्वायर। स्पीड का स्क्वायर। फिर उसके बाद मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, यानी स्क्वायर स्पीड, तो मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर ऑफ स्पीड जो हमने किया है उस सब का मीन, उसका एवरेज, तो यानी एवरेज ले लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद उसका रूट, सो जैसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये वाला आ गया। हाँ या ना? यस। सवर क्लियर है बेटा? Yes, sir. अंकित? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ इसके बाद so we have got this one n1 c1 square plus n2 c2 square plus and so on up to n1 plus n2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। Now this is most probable speed and this is defined as, इसको इसका mathematical expression हमें नहीं चाहिए, we just define is जैसे नाम बताता है यहाँ पर, इसका नाम में लिखा हुआ है most probable speed, so this is the speed of maximum fraction of molecules, maximum fraction or number of molecules, fraction or number of molecules, जो स्पीड मैक्सिमम फ्रैक्शन का होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। एंड सो वी हैव गॉट दीज थ्री फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूला का हमें यूज करना है। सो प्लीज इसको अब थोड़ा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करें, फटाफट से याद करो इसको। एंड देन विल अगेन इसमें इसको एक और चीज वहां के फॉर्म में लिखेंगे, डेंसिटी के फॉर्म में भी मुझे लिखना है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? आई होप यू रिमेंबर, डेंसिटी इक्वल टू क्या हम लोग लिखते हैं? डेंसिटी रो इज इक्वल टू पीएम बाय आर टी, ये लिखते हैं ना? सो Yes, दिस sir. implies यदि मैं देखूं आर टी बाई एम क्या हो जाएगा? सो वी कैन राइट हियर आर टी अपॉन एम लिखेंगे, सो दिस implies आर टी बाई एम वुड बी इक्वल टू, सो आर टी अपॉन एम इज इक्वल टू क्या हो गया? आर टी बाई एम लिखा हमने, सो दैट वुड बी इक्वल टू पी अपॉन रो आ जाएगा। हाँ या ना? पी बाई रो Yes. डेंसिटी, और पी बाई रो और पी बाई डी भी लिखते हैं, डी लिख लिया यहाँ पर, पी बाई डी लिख लिया। एंड सो वी कैन रिप्लेस दिस, मैं इन सबको यहाँ पे लिख दूं, आर टी बाई एम को हमने यहाँ पर पी बाई डी से रिप्लेस कर दिया। सो द इक्वेशन वुड हैव बीन व्हाट? उस केस में हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? सो द इक्वेशन वुड बी लाइक दिस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 पी अपॉन पाई इंटू डी, ये वाला क्या हो गया? अंडर रूट 3p बाई डी, दिस इज अंडर रूट 2p अपॉन डी, ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, सो प्लीज गो थ्रू दिस, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िए, दोबारा से देखो, सोचो समझो और इसको एसिमुलेट करो। बात है कैसे भी लिखा हुआ हो कोई फर्क हमें इससे ये नहीं सोचना रही है तो हमने कुछ और पढ़ा था, ये कुछ और आ गया, नथिंग लाइक दैट। ठीक, तो ये याद नहीं करना है, बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे हमने कैलकुलेट किया, बेसिकली ये इसको हमें ध्यान रखना है। सो डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू दिस वन कि ये वाला ऐसे कैसे आ गया। एवरेज इज ऑलवेज एवरेज ही होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। एंड नाउ इट इज, अब इसको देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसमें, सो बेसिस दिस वी कैन इजीली से कि जो सी आर एम एस है वो सबसे बड़ा कौन सा है, इसको देख करके आप इजीली बता सकते हैं कि सी आर एम एस सबसे बड़ा है और सी मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा है। हाँ या ना? Yes. So using these values we can say the ratio हमने जो कैलकुलेट किया है इसमें हमें ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वाला कुछ ऐसे है। एंड देयरफॉर जब इसका, और जब हम इसको इक्वेशंस को देखते हैं और जब उन इक्वेशन से ग्राफ को प्लॉट करते हैं, सो द ग्राफ दैट इज कमिंग हियर इज, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है और उस ग्राफ को हम लोग देखेंगे इसमें। एंड सो द ग्राफ इज बेसिकली लाइक दिस, कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं ग्राफ में। एंड सो हियर इट इज, ये ग्राफ जो बनेगा हमारा कुछ ऐसा,
दैट इज दिस इज अ सिंपल कर्व है। इस कर्व को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला ऐसे लिया, कुछ इस तरह से ये बनता है। एंड देयरफॉर, तो ध्यान से समझो बच्चों इसमें कि ये दोनों कर्व हमारा सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। इज दिस कर्व सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? यहाँ पर ये वाला हमारे पास है, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स n बाय n नॉट, n टोटल मतलब n टोटल, और ये है हमारा स्पीड। सर ये अनसिमेट्रिकल लग रहा है। ये अनसिमेट्रिकल है हमारे पास, ये ध्यान रखना है, ठीक। एंड सो इन दिस केस अब मुझे यहाँ पे लोकेट करना है इन तीनों के स्पीड को। ये है n बाय n नॉट और ये जो स्पीड हमारे पास है, तो इसमें हमें स्पीड को लोकेट करना है। तो सबसे अधिकतम कौन सा, कैसे लोकेट करेंगे? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस वन? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या मतलब था इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का? स्पीड ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड, तो यह कौन सा स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शन है? वेयर इज दैट पॉइंट? Where is that point? Maximum fraction of molecules. बोलो बच्चों। सर टॉप पे सर। टॉप पे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। पार्टिसिपेट करो, बोलो बच्चों, बोलना बहुत जरूरी है। बोलोगे तभी पता लगता है हमने सीखा है या नहीं सीखा है। सो वी कैन राइट हियर, यहाँ से हमें क्या लिखना है इसको? सो आई कैन से दिस इज, ये जो है हमारा, ये कौन सा हो गया? दिस इज इन फैक्ट, ये हमारा क्या है? दिस इज स्पीड हमने लिखा है यहाँ पर। एंड सो वी राइट दिस इज सी, कौन सा? मोस्ट प्रोबेबल। अब यदि मैंने सी मोस्ट प्रोबेबल ढूंढ लिया, सो कांट वी मेक अदर स्पीड्स को हम लोग ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते हैं? जस्ट हैव अ लुक एट दिस, को ध्यान में रख करके बताओ वो कहाँ पे होगा। ये जो हमने अभी लिखा है उसके हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, सबसे छोटा कौन सा है? एंड सो वी कैन सी हियर, अब बताना कहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर एवरेज भी मोस्ट प्रोबेबल के बाद होगा सर इधर। हाँ, और एवरेज सर उन मतलब दोनों के हाँ, बीच में लाइक करेगा एवरेज। कहाँ पर बीच मतलब से पहले ये है, पहले तुम्हें ये बीच को पहले उसके टर्मिनल एंड दिखाना पड़ेगा ना। पहले यहाँ पे हमने मान लिया, तो ये वाला हमारा CRMS है। सबसे बड़ा स्पीड जो है वो क्या है? CRMS है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ये CRMS हो गया, ठीक। और बिल्कुल इसके बीचों बीच में जो होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल इन बिटवीन वी हैव दिस C एवरेज आ जाएगा। बहुत बढ़िया। सो हियर दिस C एवरेज इज हियर। सो हियर इट इज C एवरेज। तो ये C एवरेज हो गया, ये CRMS है, और ये वाला C मोस्ट प्रोबेबल है। सो दैट वे वी कैन राइट इट, ठीक। अच्छा, अब जरा बताओ यहाँ पर, सपोज जैसे मैंने अब देखो थोड़ा मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूँ। क्या ट्विस्ट कर रहा हूँ इसमें? आई एम जस्ट राइटिंग और आई एम जस्ट ड्राइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्या है ये? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एंड आई एम ड्राइंग अ ग्राफ लाइक दिस, कुछ ऐसा मैंने ये ग्राफ बनाया है इसमें, ठीक। और इस ग्राफ में मैंने कहा आपसे कि यही सारा जो एक्सिस तो खैर यही है, लेकिन जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस तरह का है। हाइपोथेटिकल हमने कहा है और डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह का। सो इट गोज लाइक दिस। ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको और ऐसे बढ़िया से बनाते हैं इसको। और जब बढ़िया से बनाएंगे मतलब ये है बढ़िया से बनाने का कि बिल्कुल मैंने इसको सिमेट्रिकल बना दिया। ये ऐसे बन गया, ठीक। तो दिस इज सिमेट्रिकल है। अब यदि सिमेट्रिकल है, बच्चों ध्यान सुनना, नाउ माय क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। इफ आई से दिस वन इज सिमेट्रिकल, हमने यहाँ पे बना रखा है यहाँ पर ऐसे, और ये वाला कुछ ऐसे,
ये ऐसे बना हुआ है, सिमेट्रिकल है ये वाला। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज सिमेट्रिकल डायग्राम है, सिमेट्रिकल, राइट। एंड दिस इज अगेन n अपॉन nt ही है, दिस इज n अपॉन nt, n टोटल, और ये हमारे पास है स्पीड। ठीक, नाउ माय क्वेश्चन इज, अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, अब जो रेशियो होगा वो कैसा हो जाएगा। अब जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, यानी यहाँ पे बात करूं मैं यहाँ इसमें, सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस वन, यानी ये जो हमने लिखा है यहाँ पर कि CRMS, C एवरेज और CMP का, तो अब क्या होगा इफ आई से CRMS इज गिवन टू अस, ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज स्पीड है वो क्या क्या होगा। इफ आई से CRMS इज C, क्वेश्चन समझो यहाँ पर मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन इज इफ CRMS equal to C1, then express CMP and C average in terms of C1. This is the question. Try it out. But for this is दिस डायग्राम के लिए, ये वाला अनसिमेट्रिकल था, ये वाला सिमेट्रिकल है, इस डायग्राम के लिए क्या हो जाएगा हमें ये ढूंढ करके बताना है। सो सॉल्व इट। सिंस द ग्राफ इज सिमेट्रिकल, सो किसी भी नंबर का जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज नंबर निकालते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो सपोज ऑड नंबर के टर्म्स हैं और इक्वल डिफरेंस वाले टर्म हैं, तो जो मिडिल टर्म होगा वही हमारा एवरेज होता है। एंड सिमिलरली वही चीज मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हमने लिखा है कि सिमेट्रिकल डायग्राम है, देयरफॉर जो बीच वाली वैल्यू होगी यानी यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगा यही मेरा सी मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। तो सी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये वाला, ठीक। एंड चूंकि यहाँ पर ये मोस्ट वाली स्पीड ही हमारा सी एवरेज हो जाएगा, सो दिस CMP इज इक्वल टू सी एवरेज, एंड दस वी कैन राइट हियर कि C1 तो खैर बड़ा है ही, सो C1 देन ग्रेटर देन CMP इक्वल टू सी एवरेज। बस बाकी हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। गॉट द पॉइंट? हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes. So दिस इज द रूल, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक और चीज है कि यानी यदि मैंने इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, यानी इसको ऐसे सोच के देखो आप यहाँ पर कि जैसे हमने यहाँ पे लिया, अब व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, सो इन दैट केस ग्राफ पर क्या फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली जो भी चीजें हमारे पास हैं यहाँ पर, जो भी चीजें इन द सेंस जो भी मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे थे, सो द स्पीड ऑफ ऑल दोज मॉलिक्यूल्स वुड बी इंक्रीजिंग, उन सब का स्पीड बढ़ेगा, एंड सो द ग्राफ विल गो लाइक दिस, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ उस केस में ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी नंबर 1 एक तो मैं ऐसे लेता हूँ यहाँ पर, जो कि हमारे पास पहले नॉर्मल केस में था। नॉर्मल केस में जो ग्राफ था हमारा कुछ इस तरीके से मैंने इसको प्लॉट कर लिया, यानी ऐसे, एंड सो इट वाज लाइक दिस, ये ऐसे गया, ये ऐसे था। द मोमेंट आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ा दिया, एंड सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस वन। ग्राफ ये ऐसे हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे हो गया, यानी इसमें कौन सा T1 है कौन सा T2 है, सो वी हैव टू कंपेयर T1 एंड T2, सो आई जस्ट राइट रिटन हियर T2 और ये वाला क्या है हमारा T1 है। अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकली हमें इसको रिलेट करना है कि क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, ये कैसे हो गया ये वाला n अपॉन n टोटल, और ये हमारा स्पीड है, दिस इज स्पीड। So from this diagram what we can see is, इस डायग्राम से हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वो ये चीज है यहाँ पर कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली सोच के देखो यहाँ पर
इमेजिन करो यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली यदि मैं ये कहूँ कि n/nt अपॉन स्पीड, तो नेट क्या रहेगा, नेट तो उतना ही रहेगा यहाँ पर। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक, और स्पीड है, तो इसमें क्या हो गया यहाँ पर, सो दिस नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी रिमेन सेम एंड देयरफॉर वी कैन से कि जो भी यहाँ पर हमने मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, सो दिस एरिया विल रिमेन कांस्टेंट। तो यदि एरिया रिमेन हमें कांस्टेंट रखना है और एरिया यदि हमारे पास कांस्टेंट रखना है एंड देन आई एम सेइंग कि मैं इसमें CRMS, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो RMS पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा, यस और नो, Yes. ठीक। Yes. तो ये वाला बढ़ेगा, यानी यदि दिस इज शिफ्टिंग इन राइट डायरेक्शन, यानी ये वाला राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी दिस ऑल ऑफ दीज आर इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर वी कैन से इंक्रीज किस में हो रहा है, यहाँ पर ये वाला इंक्रीजिंग है। सो वी कैन राइट हियर T2 ग्रेटर देन T1, नंबर 1। तो पहला तो हमारे पास ये हो गया कि T2 ग्रेटर देन T1, यानी टेम्परेचर T2 जो है वो बड़ा है T1 से, ठीक। दूसरी बात, अब यहां से हम लोग कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो हमें याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पर, नंबर 1 कि जो एरिया अंडर द कर्व, नंबर 1 पहले ये नोट करना है, इसमें एरिया अंडर द कर्व इन बोथ द केसेज आर ऑलवेज इक्वल, इन ऑल द केसेज इज इक्वल। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व in both cases is equal, ठीक। उसके बाद दूसरा मैक्सिमा जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा एज, चूंकि यहाँ पर एरिया हमारा सोचो यहाँ पर कि जब हमने एट हाई टेम्परेचर, एट इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, at increased temperature, this is the curve is shifting towards right, curve is shifting towards right, right की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक। तो यदि राइट की तरफ शिफ्ट हुआ यानी ये वाइड हो जाता है, दैट मीन्स इट गेट्स वाइडर, सो वी कैन सी दिस गेटिंग वाइडर, गेटिंग वाइडर। तो यदि एरिया बराबर रखना है और विड्थ बढ़ रहा है तो क्या होगा, हाइट क्या होगा, सो व्हाट डू यू थिंक, Decrease. हाइट डिक्रीज करेगा। एंड सो दिस से जब हाइट डिक्रीज कर गया तो बेसिकली कौन सा टर्म डिक्रीज कर जाएगा, थिंक अबाउट दैट, इन सब में से कौन सा डिक्रीज करेगा, यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दैट स्पीड वुड भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर पहले फ्रैक्शन मान लो, जो मान लो ये 0.5 था या 0.6 था, तो वो फ्रैक्शन घट करके कुछ और हो जाएगा। सो इन देयरफॉर सिंस द हाइट इज डिक्रीजिंग, the height is decreasing, the height is decreasing, therefore fraction of molecules, therefore fraction of molecules possessing CMP would also decrease, possessing CMP will also decrease, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज द फीचर ऑफ दिस, क्वालिटेटिव फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, इस ग्राफ का ये वाला फीचर है, राइट। है ना, क्लियर है ये, प्लीज इसको गो थ्रू करो, पढ़ो और समझने की कोशिश को, जो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, जो हमने बताया यहाँ पर। सो द बेसिक की इज व्हाट, area under the curve is remain constant, this area will always remain constant, and since area has to be constant, इसीलिए जब भी कभी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास ये राइट की तरफ शिफ्ट करता है, and therefore
दिस गेट्स फ्लैटेंड, इसलिए थोड़ा सा ये फ्लैट हो जाएगा और वाइडर हो गया, सो दिस इज गेटिंग फ्लैटेंड एंड सो हाइट डिक्रीजेज। यानी कहने का ये मतलब है कि जो फ्रैक्शन पोजेसिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी स्पीड की बात कर रहे थे वो भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट देयर इज अगेन कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन ऑल ऑफ दीज स्पीड, स्पीड सारा कोई भी हो, CMP हो या CRMS हो या C एवरेज हो, ऑल ऑफ दीज स्पीड्स वुड बी इंक्रीजिंग, उन सबकी वैल्यू इंक्रीज ही होगी। So let us have a look, इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। So let us calculate, सपोज एक क्वेश्चन हमें लिख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि सपोज CO2 ले लिया और उसका 300 डिग्री सेल्सियस पे और या फिर 300 केल्विन पे, कैलकुलेट इट्स एवरेज CRMS, calculate its average and CMP speed. Just calculate it. What is the question? Question is CO2 हमने लिया हुआ है, the gas molecule CO2 is taken. Calculate its CRMS, C average and CMP. R की वैल्यू पता है आपको 8.314 जूल होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जूल कौन सा यूनिट है, SI यूनिट है, यानी किलोग्राम वाला यूनिट है। तो जब किलोग्राम यूनिट है तो स्पीड जो आएगा वो मीटर में आएगा, और हमें किसको किसमें एक्सप्लेन करना है, सेंटीमीटर में यूज करना है। तो जूल के बदले हम लोग और कोई यूनिट यूज कर सकते हैं, तो आप यूनिट एंड डायमेंशन में जो फिजिक्स में पढ़ा हुआ है उसका हमें यूज करके बताना है। So please try and calculate. Calculate CRMS, CMP, C average of CO2 at 27 degree Celsius. सो डायरेक्टली पुटिंग दीज वैल्यूज, बस बच्चों ये ध्यान रखना यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो वैल्यू है 8.314 वो किस में है, जूल में होता है, और जूल का मतलब है किलोग्राम मीटर वाला यूनिट है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अर्ग होगा, एंड सो दैट इज 10⁻7 का फैक्टर है। सो 8.314 इंटू 10⁻7 इंटू 3 एंड 3 इंटू R इंटू T अपॉन मोलर मास, एंड देन अकॉर्डिंगली CMP और C एवरेज हमने ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। जस्ट सॉल्व फॉर दीज, सो दैट वुड बी गिविंग यू द आंसर। ठीक है, सो विल कंटिन्यू विद दिस, इसके और आगे हम लोग बात करेंगे। एंड आपके असाइनमेंट जो दे रखा है मैंने, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ अभी, उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके आना, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अब एक और क्लास है, उसमें हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, एंड देन विल कंटिन्यू। वेल, Yes. just go through this and So ask first if you have answer any doubt. 170.